पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैसे परिणाम दो प्रकार के बताए थे, प्रायोगिक और वैश्रेषिक, ऐसे ही क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रायोगिक भी होती हैं और वैश्रेषिक भी होती हैं। जो प्रायोगिक क्रियाएं होती हैं वो पुरुष की अपेक्षा रखती हैं, माने किसी व्यक्ति की अपेक्षा से जो क्रिया की जाती है उसका नाम प्रायोगिक क्रिया है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम भोजन करते हैं, हम जो है किसी भी वस्तु को यहाँ से वहाँ घसीट करके उठा करके रख देते हैं। ये सब जो हम पुरुष अपेक्षित जो क्रियाएं हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब प्रायोगिक क्रियाएं हैं। और जो स्वयं होने वाली क्रियाएं होती हैं वो सब वैश्रेषिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो स्वभाव से वातावरण में होती रहती हैं या हमारे शरीर आदि में परिवर्तन के साथ में भी होती रहती हैं। वो स्वाभाविक क्रियाओं में ही आएंगी। बाल्यावस्था से बढ़ते बढ़ते हम युवा होकर के अंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी एक वैश्रेषिक परिणमन है देखा जाए तो। कोई हमारे लिए प्रायोगिक नहीं है कि हम कर रहे हों तब हम बाल से युवा हो रहे हों और युवा से वृद्ध हो रहे हों। तो यह परिणमन जो स्वयं होते हैं ये सब वैश्रेषिक कहलाते हैं, और जिसमें जितना हम कर पाते हैं वो हमारे लिए प्रायोगिक होता है। तो इस तरह से ये जो क्रिया होती है उस क्रिया में भी काल द्रव्य का ही उपकार होता है, कारण होता है। यूँ कहें काल का ही कार्य होता है। काल के बिना क्रिया नहीं हो सकती। कोई भी क्रिया जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप है, परिस्पंदात्मक है, उसमें काल द्रव्य का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और वह रोल इसी रूप में है कि वह परिणाम पहले होगा, उसके बाद में क्रिया होगी। कोई चीज़ जब कुछ अपना परिणमन कर लेगी, उसी रूप में फिर उस परिणमन को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो क्रिया का रूप ले लेता है। और इसी में काल द्रव्य सहायक होता है। काल द्रव्य के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती। जैसे जब हमें 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, तो हमें पकड़ में आया कि हम 10 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए। तो जब ये फीलिंग आती 20 वर्ष के हो गए, तो 20 वर्ष पहले क्या थे? जो बचपन था, जो शैशव अवस्था थी, तो वह अवस्था से इस अवस्था में आने तक हमें कभी भी वर्तना महसूस नहीं हुई। क्रिया भी महसूस हुई और परिणाम भी महसूस हो रहा है, लेकिन वर्तना महसूस नहीं हुई।
तो वर्तना वो सूक्ष्म परिणति है जो महसूस नहीं होती, लेकिन उसके बिना परिणाम नहीं होता और उसके बिना क्रिया नहीं होती। तो जब बाल्यावस्था में जैसा शरीर होता है उसका परिणमन धीरे धीरे जब युवावस्था के रूप में हो जाता है तो युवावस्था जैसा परिणमन हो गया, और जब उस परिणमन के साथ में शरीर हो गया तो फिर उस शरीर में जो क्रिया होगी वो उसकी क्रिया कहलाएगी। उस पर शरीर के साथ जो हम क्रिया करेंगे वो उसकी क्रिया कहलाएगी। तो बाल अवस्था में भी परिणाम है, क्रिया है, युवावस्था में भी परिणाम है, क्रिया है, और बाल्यावस्था से युवावस्था तक आने में भी परिणाम है, क्रिया है, और उसके पीछे वर्तना भी है। और यही वर्तना बताती है कि काल एक द्रव्य है जो निश्चय के रूप में है, परमार्थ काल है। उस वर्तना के बिना यह परिणाम एक साथ संभव नहीं है। हम एक साथ बाल से युवा नहीं हो गए, एक साथ युवा से वृद्ध नहीं हो गए, और ये काल द्रव्य स्वयं तो कांस्टेंट है लेकिन सब द्रव्यों को जो है मूवमेंट देता रहता है ना। जैसे कुम्हार का चाक होता है तो उस चाक के नीचे कीली होती है, तो वो कीली तो कांस्टेंट रहती है, और उसी के ही जो है धुरी पर, उसी सेंटर पर जो है पूरा का पूरा चाक घूमता है, और चाक के ऊपर भी जो चीज़ें रखी होंगी वो भी उसी के अनुसार घूमेंगी और उनकी शेप अलग अलग बनेगी। ये हम व्यवहार चलाते हैं कि हम 20 वर्ष के हुए, 1 महीने के हुए, 1 दिन के हुए, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है। तो आचार्य कहते हैं हमें भले ही वर्तना दिखाई ना दे, लेकिन अनुमान से हमें ये जानना है कि वर्तना के बिना कभी ये घटित नहीं हो सकता। भात बनाने के लिए मान लो आपने जो है अंगीठी पर या गैस पर जो है किसी पतीली में आपने कोई चावल और पानी वगैरह सब डाल के रख दिया। अब आपने देखा कि उसको बनने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लग जाता है ना। आधा घंटे में वो चावल जो है पक गया, ठीक है ना। अब आपने तो ये कह दिया कि आधा घंटे में पक गया। आप ये बताओ कि जिस समय पर आपने उस चावल में पानी डाल करके उसे बिल्कुल जब उस चूल्हे पर रखा था, गैस पर रखा था, तो तभी से उसमें कुछ होना शुरू हो गया कि आधा घंटे बाद पका था वो, कि वो आधा घंटे बाद एकदम से युगपत एक साथ पक गया वो आधा घंटे का? तो बोलने में तो क्या आता है कि आधा घंटे में, है ना, पक गया, आधा घंटा लगा इसको पकने में। तो आधा घंटा लगने का मतलब है कि जब से हमने उसको रखा तभी से जो है वो पकना शुरू हो गया। वर्तना तो उसमें उसी समय से हो गई, परिणाम थोड़ी देर से दिखाई दिया, क्रिया और बाद में दिखाई दिया, है ना। परिणाम क्या? जो उसमें गलना शुरू हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा पकाव आना शुरू हुआ, उसका परिणाम है। और फिर क्रिया, जब वो अपने स्थान पर खदबद 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 करने लगा तो उसमें क्रिया भी होने लगी, है ना। तो ये सब बिना वर्तना के नहीं हो रहा है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये पूरा सूत्र। जो कुछ भी यहाँ होता है, चाहे वो जीव के साथ हो चाहे अजीव के साथ हो, दोनों का उदाहरण आपको दे दिया। ये सब चीज़ें जो यहाँ घटित हो रही हैं वो सब वर्तना, परिणाम और क्रिया के माध्यम से ही चल रही हैं। इसलिए इस सूत्र में 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन तो इतना हो गया, वर्तना परिणाम क्रिया, यहाँ पर विभक्ति तोड़ दी गई, माने इतना चीज़ें ये सब एक साथ चल रही हैं और इनके अनुसार ये सब क्रियाएं होने के कारण से सब व्यवहार हो रहा है। अब एक दूसरा सूत्र का पोर्शन है परत्वा परत्विच, है ना। इसको एक अलग विभक्ति के रूप में लिया है, माने एक अलग चीज बताई है कि हम व्यवहार में और भी चीजें देखते हैं तो परत्व अपरत्व के रूप में होती हैं। परत्व का मतलब होता है पर माने थोड़ा सा दूर, अपर माने उसके अपेक्षा से कम दूर, है ना। तो कोई चीजें जब काल की अपेक्षा से दूर चली जाती हैं तो वो परत्व के रूप में हो जाती हैं। किसी काल की अपेक्षा से वही चीज उससे पास में है तो वो अपरत्व के रूप में आ जाती है ना। काल की ही अपेक्षा से तो हम सब चीजों को छोटा या बड़ा जानते हैं, नहीं समझे। आज हम जो व्यवहार करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 40 वर्ष का, एक व्यक्ति 20 वर्ष का है, तो काल की अपेक्षा से ही तो हम कहेंगे जब 40 वर्ष वाला सामने खड़ा होगा तो भाई ये 20 वर्ष वाला ये छोटा है। वो जो है परत्व हो गया 40 वर्ष वाला और ये अपर हो गया।
और अगर उसी 20 वर्ष वाले के पास में 5 वर्ष वाला खड़ा होगा तो हम कहेंगे कि ये 20 वर्ष वाला परत हो गया और ये 5 वर्ष वाला अपरत हो गया। तो ये सब जो व्यवहार है वो सापेक्षिकता के साथ चलता है। समझ आ रहा ना? मतलब जितना भी टाइम थ्योरी है वो सब रिलेटिविटी के साथ ही चलती है। टाइम थ्योरी हमेशा किसी ना किसी वस्तु को सापेक्ष लेकर के चलती है और उसी से ही टाइम मापा जाता है, और टाइम का कोई भी बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, टाइम का कोई एंड पॉइंट नहीं है। जहां खड़े हो जाओ बस वहीं से लाइन लगना शुरू हो जाती है। खड़े होने का मतलब हम जहां खड़े हो गए माने हम जहां प्रेजेंट हो गए, तो जो खड़े होना है वो प्रेजेंट होना है, बस उसके बाद जो होना है वो सब उसी में लाइन लगना शुरू होना है। माने वही चीज फिर जो आगे होती जाएगी उसकी अपेक्षा से पीछे वाली पास्ट हो जाएगी, और जो आगे होती चली जाएगी वो पिछले वाले की अपेक्षा से फ्यूचर कहलाएगी। जो हम भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों कालों का विभाजन करते हैं, यह काल भी सापेक्षिक ही होता है। अगर आपसे पूछे अच्छा बताओ वर्तमान कहाँ से शुरू हुआ और भूत क्या है, तो किसी समय पर किसी भी काल के ऊपर हम टीका नहीं लगा सकते हैं कि ये टाइम वर्तमान का है और ये टाइम पास्ट हो गया, क्योंकि हर प्रेजेंट पास्ट हो रहा है। समझ आ रहा है? और जो प्रेजेंट आगे होता चला जा रहा है वही पीछे पीछे पास्ट होता चला जा रहा है, और वो जो फ्यूचर था वही प्रेजेंट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो डिवाइडेशन है ये भी व्यवहार काल में ही घटित होता है। जो वास्तव में परमार्थ काल है उसमें कोई ये डिवाइडेशन नहीं है, उसमें तो केवल वर्तना लक्षण वाला एक समय का परिणमन है, उसमें सिर्फ होता है। मतलब वहां पर हम ये भी नहीं कह सकते प्रेजेंट है, वो तो सिर्फ होना मात्र है। जहां पर हमने प्रेजेंट कहा तो प्रेजेंट तब कहा जाएगा इफ वी नो समथिंग दैट इज पास्ट दैट इज फ्यूचर। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम प्रेजेंट को भी नहीं जानते। तो जब हम किसी चीज को प्रेजेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है वी नो ऑल्सो पास्ट एंड वी वांट टू गो इन फ्यूचर। नहीं समझ आ रहा है? हर चीज चली रही है, समझ आ रहा है? काल भी चल रहा है, हम भी चल रहा है। और काल क्या चल रहा है? काल को तो हमारे कारण से चलना पड़ता है। मतलब काल के ऊपर तो एक आरोप आता है, जब हम चलते हैं तो उस काल को कहना पड़ता है कि ये काल पास्ट हो गया। पास्ट तो कभी काल होता ही नहीं है। अगर काल देखा जाए तो काल तो टाइम इज ऑलवेज प्रेजेंट। समझ आ रहा है? टाइम तो हमेशा हो रहा है, उसको अगर हमने प्रेजेंट कहा, पास्ट कहा, फ्यूचर कहा, तो ये तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको कह रहे हैं। द्रव्य में परिणमन हो रहा है तो हमें कहने को मिलता है कि ये पास्ट हो गया। फिर जो शुरू हुआ वो सब कलेक्शन ऑफ टाइम है। जहां पर कलेक्शन नहीं है वहां पर निश्चय काल है, और जहां से कलेक्शन शुरू हो गया वो व्यवहार काल है ना। हर जो परिवर्तन होता रहा, एक समय, 2 समय, 3 समय, 10 समय, संख्या समय, असंख्यात समय का परिवर्तन हो गया, उसको हमने एक नाम दे दिया आवली। असंख्यात समय की क्या हो जाती है? आवली हो जाती है। जब हमारी जो नाड़ी चलती है इसको उच्छ्वास बोलते हैं, जो पल्स होती हैं इसको उच्छ्वास बोला जाता है और इसी को नापा जाता है। एक पल्स में आप ये समझ लो संख्यात आवलियां हो गई। कितनी? संख्यात तो आवली हो गई। अब समय कितने हो गए? समय मतलब वो प्रदेश की तरह समय जो इनडिविजिबल टाइम है, वो जिससे कि छोटा कुछ नहीं होता, उसका नाम है समय। समय माने ये टाइम नहीं, घड़ी नहीं, समय स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। वो उस समय में अगर हमने असंख्यात समय जोड़ देंगे तब जाकर के एक आवली बनेगी। उसे समझने के लिए बताते हैं, ये जो कर दिया ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, ये भी आवली कहाँ हुई? पल्स तो उससे भी कम दिखाई देती है। एक पल्स जो चली उसमें संख्यात आवलियां हो गई। आप ऐसा करने में तो बहुत टाइम लगा दोगे। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत मोटा उदाहरण कोई लोग देते रहते हैं, ये तो कुछ समझ ही में नहीं आता, तो ये भी उसमें नहीं बैठता। असंख्यात समय की एक आवली, संख्यात आवली की एक नाड़ी, है ना, जिसे हम उच्छ्वास कहते हैं।
और ऐसे 7 उच्छ्वासों का होता है एक स्तोक, उसकी एक संज्ञा क्या है, और ऐसे 7 स्तोकों की बनता है एक लव, और ऐसे 38.5 लव की होती है एक नाली। अभी तो बताई थी नाड़ी, अब बता रहा हूं नाली। उस नाली को बोलते हैं घड़ी। एक घड़ी, एक नाली में 24 मिनट की एक नाली होती है। तो 2 नाली का एक मुहूर्त हो गया, 48 मिनट का एक मुहूर्त हो जाता है। अब एक मुहूर्त में अगर हम एक समय कम कर देते हैं तो उसे भिन्न मुहूर्त कहा जाता है। अब आप ये देखो कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास हो जाती हैं। उच्छ्वास माने पल्स। तो आप अभी इसका अंदाज लगा लेना, एक मुहूर्त कभी बैठ जाना समय करने के लिए, अपनी पल्स गिनते रहना, अगर गिन पाओ कांस्टेंट होकर के। स्वस्थ मनुष्य के लिए 3773 उच्छ्वासों में काम हो जाता है। स्वस्थ होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसी को हम जो है, अब हमने मुहूर्त बना लिया, फिर मुहूर्तों का हमने जो है एक दिन बना लिया, फिर एक दिन रात बना करके उसका हमने पक्ष बना लिया, फिर पक्ष बना करके महीने बना लिए, महीने से हम ऋतु पर चले गए, ऋतु से अयन पर चले गए, अयन से वर्ष पर चले गए, फिर हम वर्षों की गणना करते करते, है ना, करोड़ों पर चले गए, करोड़ों की गणना करते करते पूर्व पर चले गए। तो इस तरीके से जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ टाइम्स। समझ आ रहा ना? ये सब क्या है? ये सब निश्चय काल नहीं है, ये सब व्यवहार काल है। हमारा जो भी काम होता है वो व्यवहार काल से होता है, निश्चय काल से तो हमारा कोई काम होता ही नहीं। निश्चय काल तो हमें केवल शास्त्रों से जानने में आता है। काल द्रव्य है, उस द्रव्य के कारण से हर द्रव्य में परिणमन हो रहा है, और हर द्रव्य प्रति समय पर जो प्रवर्तन कर रहा है उसी के परिणाम स्वरूप क्रिया हो रही है, और उसी क्रिया को हम परत्व और अपरत्व के रूप में इस तरीके से देखते हैं। ये कालकृत परत्व अपरत्व कहलाता है। दूर पास भी होता है तो वो क्षेत्रकृत हो जाएगा, है ना। कोई आदमी अच्छा है, बुरा है, व्रती है, अव्रती है, ये सब भावकृत हो जाएगा। इसका यहां पे प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किससे है? जो कालकृत परत्व अपरत्व है उसको यहां लेना है। तो इस तरह से ये सब काल द्रव्य के जो कार्य हैं, ये सब हमको अनुभव में आते हैं, और जो कुछ भी चल रहा है वो सब इसी काल द्रव्य के माध्यम से, कहना चाहिए इसी उदासीन जो निमित्त है, इसी के माध्यम से सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। दूसरी चीजें तो बाद में आती हैं। अब आप कहोगे दिन रात तो सूरज के कारण से होते हैं महाराज, नहीं समझ आ रहा? सूरज चांद निकले, छिपे निकले, फिर ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। तो यहां तो यही कहा जा रहा है, और आपने भी बताया था, नहीं समझ आ रहा? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके, इससे तत्कृत काल विभाग है, उसमें भी बताया था। कब आया था? चौथे अध्याय में आया था ना, तत्कृत काल विभाग है। मतलब मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए जो सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, इनके द्वारा ही काल का विभाग होता है। तो ये जो काल का विभाग होता है वो, और ये जो आप बता रहे हो व्यवहार काल वो, और जो ये निश्चय काल है वो, इन सब का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा? तो बिठाने से बैठेगा। समझ आ रहा है ना? जो दिख रहा है वो स्थूल है, और जो नहीं दिख रहा है वो उससे भी सूक्ष्म है। तो जो निश्चय काल पहले सामने रखो, उससे वर्तना, उससे परिणाम, उससे क्रिया। अब आप कहो सूरज घूम रहा है तो सूरज में क्रिया हो रही है, स्थान से स्थानांतर हो रहा है। तो सूरज में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया भी तो काल द्रव्य के कारण से ही हो रही है, कि सूर्य एक गली में कितने टाइम तक रहता है, कितनी गलियों में कब चक्कर लगा करके पूरा कर लेता है। तो ये सब क्रिया भी जो सूरज के अंदर हो रही है उसमें भी निमित्त काल द्रव्य है। और फिर जो सूरज के घूमने से जो क्रिया हो रही है, दिन रात होकर के जो ये टाइम का विभाजन हो रहा है, वो सूरज के निमित्त से हो रहा है। समझ आ रहा ना? तो देखा जाए तो सूरज के पीछे भी कुछ उसकी क्रिया में भी जो निमित्त है, उसका भी परिणाम है, उसमें भी जो वर्तना हो रही है, उसके लिए भी कारण काल द्रव्य है।
काल द्रव्य के माध्यम से, फिर सूरज की गति के माध्यम से, और फिर हमारे सोने उठने के माध्यम से, ये सब जो है क्या चल रहा है, दिन रात पूरे हो रहे हैं और वर्ष पूरे हो रहे हैं, और हर वर्ष बहुत जल्दी बर्थडे आ जाती है और फिर धीरे धीरे डेथ डे आने वाला है ना। अभी तो बर्थडे आ रही है, डेथ डे का तो किसी को पता ही नहीं है, वो भी कभी आ जाता है। तो इसमें ये सब परिवर्तन में हर द्रव्य सहायक है, हर द्रव्य को निमित्त मानना है। इसलिए आपको पहले ही बताया था, कोई भी कार्य होता है उसमें कई कारण लगते हैं, तब एक कारण, ये सब कारण लग रहे हैं, उसी से सब काल द्रव्य के माध्यम से सब कार्य चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस टाइम को समझें, है ना। इस टाइम को कोई समझ नहीं पाया, आइंस्टाइन ने भी टाइम को अलग से डिफाइन नहीं किया, स्पेस के साथ टाइम डिफाइन किया है ना, स्पेस टाइम थ्योरी मिला करके दी। और उसी के साथ में जो है ये बताया गया कि कोई भी स्पेस है तो उस स्पेस में टाइम तो उसके किसी ना किसी रिलेटिव टी के साथ में चलता है। हम कितने टाइम में कौन सी चीज पर कहाँ तक गति कर पाते हैं, ये सब जो है एक रिलेटिव टी के साथ चलता है। तो जो विज्ञान जानता है वो केवल व्यवहार जानता है, व्यवहार कोई पकड़ सकता है। तो विज्ञान की गति परत्व परत्व के साथ हो जाएगी, क्रिया के साथ हो जाएगी, बहुत बहुत परिणाम तक पहुंच जाएगा, वर्तना तो कभी नहीं पकड़ पाएगा ना। तो विज्ञान कितना ही पुरुषार्थ करे तो वर्तना तक उसकी गति नहीं हो सकती। जो हो रहा है प्रति समय वो कभी भी विज्ञान के द्वारा अनुमान में आएगा, वो विज्ञान में नहीं आएगा। उसको आचार्यों ने कौन सा ज्ञान का नाम दिया, अनुमान ज्ञान, कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे भी उसको करने वाला कोई कारण है, तो उस कारण को जानना यही अनुमान ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। वो बिना किसी कारण, किसी स्पेशल, कोई जब उस कार्य को करने वाला वैसा द्रव्य नहीं होगा तो उसके बिना वो कार्य नहीं होगा। तो काल द्रव्य की सिद्धि भी हम अभी वर्तमान में या तो अनुमान से करेंगे या इस आगम ज्ञान से करेंगे, प्रत्यक्ष से तो हो नहीं सकती है काल द्रव्य की सिद्धि। तो मॉडर्न साइंस भी काल द्रव्य को सिद्ध नहीं कर सकती है, इसलिए आज तक टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं बन पाई। स्पेस से रिलेट करके ही बस टाइम चलता है, कितनी दूरी को हमने कितने टाइम में माप लिया, और फिर वो दूरी जो है हम कितने टाइम कम में भी माप सकते थे यदि हम स्पीड से वो दूरी नापी जा रही है। मतलब कि स्पीड रिलेटिव टाइम का जो है व्याख्यान हुआ है, इंडिपेंडेंटली टाइम का कोई भी डेफिनेशन नहीं है साइंस के पास में, समझ रहा ना। तो यही बात बताती है कि हम केवल व्यवहार को जान रहे हैं, जो हमें यहाँ परत्व परत्व कहा गया है वही रिलेटिव टी की थ्योरी है, उसी के साथ में हम टाइम को जान सकते हैं। तो इस तरह से जो एक काल द्रव्य का उपकार है वो हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके आगे कुछ और चीजें बताई जा रही हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, जो द्रव्य अपने अपने काम कर रहे हैं उनमें एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य भी है, और उस पुद्गल द्रव्य की क्या विशेषता है, अब यहाँ पर द्रव्यों की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। विशेष रूप से जिसे हम मैटर कहते हैं, और जो एक तरह से जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है जिसमें कॉन्शसनेस नहीं है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। उसका जो लक्षण है वो ये है, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार चीजें जिसमें हो उसका नाम है पुद्गल। उसका नाम क्या है, इसी को हम कहते हैं मूर्तिक। फॉर्म जो बनती है किसी भी चीज को पकड़ने की, वो इसी पुद्गल से बनती है। और जो भी मैटर फॉर्म के साथ में है वो सब पुद्गल है, जो आपको किसी ना किसी आकार के साथ दिखाई दे रहा है। और जिस मैटर में किसी भी तरीके की हमें फॉर्म ना दिखे, है ना, ऐसा वस्तुतः वो द्रव्य के रूप में अगर हम उस मैटर को कहें तो वो मैटर अमूर्तिक द्रव्य कहलाएगा, जिसमें कोई स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये लक्षण केवल और केवल पुद्गल का है, न जीव का है, न धर्म का है, न अधर्म का है, न आकाश का है, न काल का है। 6 द्रव्यों में से केवल पुद्गल का है। पुद्गल में ही स्पर्श गुण है जिससे हम स्पर्श करते हैं, रस गुण है जिससे हम उसका रस लेते हैं, गंध गुण है जिससे हम
अपनी नाक को तृप्त करते हैं, और वर्ण गुण है जिसके कारण से हम उसके रंग रूप को पहचानते हैं। बस ये 4 चीजें, इसी 4 चीजों से मिलकर के सारा संसार अब पुद्गल बना हुआ है। रंग बिरंगा तरह तरह का जो भी है, बस इन 4 में ही घूमता रहता है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा, स्पर्श। क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी पुद्गल होगा तो उसमें सबसे पहला गुण स्पर्श गुण ही होता है। स्पर्श के बिना कुछ नहीं होगा। स्पर्श के साथ ही सब गुण अपने आप उसमें रहेंगे। स्पर्श उसके लिए व्यापक है। परमाणु भी होगा तो उसमें कोई ना कोई एक स्पर्श जरूर होगा। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, गुरु लघु, है ना, मृदु स्निग्ध, और ठंडा गरम, और हल्का भारी, लघु भी आ गया, हल्का भारी है, रूखा चिकना, प्याज, 4 जोड़े हो जाते हैं, है ना। बस ऐसे ही रस के भी 5 हैं। कौन से? खट्टा, मीठा, असैला, तीखा और कड़वा। गंध में 2 गंध आ गई, है ना, सुगंध, और कलर में 4-5 कलर आ जाते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। तो यही 4 गुण हैं जो पुद्गल के गुण कहलाते हैं, और इसी के माध्यम से यह सब दृश्यमान जगत में अगर हम देखें तो जिस किसी भी चीज का, आपको कोई बहुत अच्छी चीज है, वर्ण सूत्र में बिल्कुल एट लास्ट पे रखा हुआ है, और स्पर्श जो है सबसे पहले रखा हुआ है। यानी स्पर्श बहुत व्यापक है ना, और वर्ण जो है बहुत स्थूलता की ओर हो जाता है। माने अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो तभी देख पाएंगे जब उसका कोई वर्ण है। कलर को पकड़ करके तो हम उसको स्थूल हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे पुद्गल है जिनका कलर पकड़ में नहीं आता, लेकिन पुद्गल होते हैं तमाम तरीके की, जैसे हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, है ना, लेकिन वो सब होती हैं। तो वो कभी स्पर्श से जानी जाएंगी, रस से जानी जाएंगी, गंध से जानी जाएंगी। जब कोई चीज बिल्कुल वर्ण के रूप में आ जाए, कलर के रूप में आ जाए, तब तो समझ लो बहुत, है ना। ये स्पर्श से वर्ण तक की यात्रा पुद्गल की निरंतर शक्ति है। अब ये 4 प्रकार के गुणों को धारण करने वाला ही पुद्गल है, और इसी के अलावा जो कुछ भी है ना, तो साइंस इसको कहता है एक डार्क मैटर। यूनिवर्स के अंदर क्या है? डार्क मैटर है, जो कि कैसा है, उसमें कोई भी टच, टेस्ट, स्मेल, कलर कुछ नहीं होता है ना, और एक तरीके से फॉर्मलेस होता है। तो अमूर्त द्रव्यों के बारे में भी कहीं ना कहीं विज्ञान जानने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसको उसने डार्क मैटर कह दिया। तो वह अमूर्त क्या है जो पुद्गल के बिना है, वो सारा का सारा अमूर्त है। इस तरह से आप पुद्गल और पुद्गल से रहित इन 2 चीजों के बीच में एक अपने को डिफरेंस देख करके इस पुद्गल को सही ढंग से अगर आपको समझना है तो आगे का सूत्र पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? सूत्र थोड़ा बड़ा है। शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द ये पौद्गलिक चीज है। शब्द क्या है? भाषा वर्गणाओं से बना हुआ, है ना, कर्ण इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जो होता है उसको शब्द कहते हैं। और ये शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भाषा रूप और एक अभाषा रूप। माने जो एक लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो जिनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के रूप में नहीं होता है। तो जो भाषा रूप होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनमें कुछ अक्षर होते हैं उसे अक्षरात्मक कहते हैं, और एक जिसमें अक्षर नहीं होते उसे अनक्षरात्मक कहते हैं। तो भाषा अक्षरात्मक भी है और अनक्षरात्मक भी। जो अक्षरात्मक भाषा है वो भी जो हम अक्षर बोल रहे हैं, चाहे वो संस्कृत हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, ये सब अक्षरात्मक भाषा ही होती है और उसी को हम समझ पाते हैं, जो संगी पंचेंद्रिय में ही होती है। अक्षरात्मक भी एक भाषा होती है, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय सभी जीवों की जो भाषा है ना, ये सब क्या होती है? अनक्षरात्मक। तोता मैना भी बोलते हैं, मच्छर भी आपको संगीत सुनाता है, वो सब कौन सी भाषा है उसकी? अनक्षरात्मक भाषा है। समझ आ रहा है ना? तो ये सभी शब्द हैं। और जो अभाषा थी वो अभाषा 2 प्रकार की होती है, एक वैश्रसिक और एक प्रायोगज, है ना। तो वैश्रसिक भाषा में, वैश्रसिक जो अभाषा है
है ना, उसमें कोई भाषा नहीं है। तो वैश्रसिक में तो जैसे कोई भी जो ध्वनियाँ अपने आप बन जाती हैं, है ना, जैसे मेघों की गड़गड़ाहट है, ये वैश्रसिक कहलाएगी। प्रायोगज वो कहलाएगी जो प्रयोग के माध्यम से होती है, वो तत्, वितत, सुशिर और घन और सुशिर के रूप में 4 भेद से बताई गई है ना। तत् का मतलब होता है जो चमड़े की बनी हुई चीज़ों पे जो ड्रम वगैरह होते हैं, है ना, ढोलक, ड्रम, ये सब जो है तत् में आ जाता है। वितत में ये सब वायलिन जो होते हैं, वीणा वगैरह, ये सब वितत में आ जाते हैं, है ना। घन में जो घंटे वगैरह के जो ताल होते हैं, मंजीरा वगैरह, ये सब जो है घन में आ जाते हैं। और जो सुशिर है उसमें जो बांसुरी वगैरह होती है वो सब सुशिर में आ जाती है। ये सब आभासात्मक प्रायोगिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बंध भी 2 प्रकार का है, एक प्रायोगज और एक वैश्रसिक, जो अपने आप बंद होते रहते हैं। पुद्गल परमाणुओं के जो तमाम तरीके के मतलब स्कंद बन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सब बंद जो है वैश्रसिक है। और जो प्रायोगिक होता है, जो हम करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो प्रायोगिक होता है। वो कई तरीके का, जीव अजीव के साथ भी बंद होता है, अजीव का भी बंद होता है ना। एक पन्ने को एक पन्ने के साथ चिपका दिया, ये अजीव बंद हो गया। जीव के साथ में कर्म चिपक गया, ये जीव अजीव बंद हो गया। कर्म और नौकर्म जीव के साथ चिपके हुए हैं, कर्म नौकर्म रूप अजीव का जीव के साथ बंद हो गया। तो इस तरीके से बंद के ये सब बहुत सारे तरीके हैं। सूक्ष्म और स्थौल्य, है ना। सूक्ष्म का मतलब है फाइननेस, स्थौल्य का मतलब है ग्रॉसनेस। तो ये भी एक मतलब कहना चाहिए, कंपेयर करके ही आपको समझ में आ सकता है ये, है ना। कोई भी चीज़ किसी अपेक्षा से तो छोटी है और कोई चीज़ किसी अपेक्षा से स्थूल है। तो कोई भी चीज़ें ले लो, एक नारियल हो ले लो, है ना, एक नारियल है, एक नारंगी है और एक नींबू है। चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो नारियल की अपेक्षा से नारंगी सूक्ष्म हो गई और नारंगी की अपेक्षा से नींबू सूक्ष्म हो गया, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्मता का प्रकरण हो गया। और जब स्थूलता का आएगा तो नींबू की अपेक्षा से नारंगी बड़ी होगी, नारंगी की अपेक्षा से नारियल बड़ा हो गया। तो ये स्थूल हो गया। फिर आता है संस्थान। संस्थान माने आकार। आकार 2 प्रकार का, एक इत्थम्भूत कहलाता है, एक अनित्थम्भूत कहलाता है ना। इत्थम्भूत का मतलब होता है कि जैसे हम जिसकी कोई शेप बता सकें, है ना, दिस इज लाइक दिस। जैसे कि ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ग्लोब है ना, ये सर्किल है। तो ये सब क्या हो गया, ये इत्थम्भूत कहलाता है। अनित्थम्भूत कहता है कि जिसमें कोई तरीके की शेप नहीं होती है, कुछ भी शेप बन सकती है ना। जैसे बादलों की कभी शेप आप देखते हो, कुछ भी बन जाती है। तो इस तरीके के ये अनित्थम्भूत संस्थान आकार कहलाते हैं। शेप जो बनती है ये भी सब पुद्गल के ही अंदर बनती है। तो ये पुद्गल का ही ये सब फॉर्मेशन है, उसी से शेप क्रिएट होती है। तो ये शेप हो गई संस्थान के रूप में। भेद होते हैं, है ना। भेद में ये तमाम तरीके के जो भेद अपन करते रहते हैं, जैसे अगर लकड़ी का बुरादा भी बन रहा है तो वो भी भेद हो रहा है, भेद करके ही बुरादा बन रहा है ना। उसको उत्कर बोला जाता है ना। फिर जैसे हमने आटा तो नहीं पीसा जाता, वैसे कहने में तो आटा ही पीसा जाता है ना। तो जो आटा पीसा, वो आटा जो है वो क्या हो गया, वो चूर्ण कहलाता है ना। हाँ, तो वो भी हमने पीसा, जो भी गेहूं का है ना, या और किसी भी ज्वार का, तो वो सब क्या हो गया, वो चूर्ण हो गया। भेद करके, ये भी भेद के प्रोसेस में ही आएगा। और फिर जो है जैसे हम किसी चीज़ के 2 पीस कर लेते हैं, कोई घड़ा है उसको टूट गया, है कोई भी चीज़ है उसके 2 कट कर दिए, पीस हो गए, तो वो सब खंड कहलाता है ना। फिर चूर्णिका होती है। चूर्णिका में जैसे जो दालें वगैरह होती हैं जिनके हम दल लेते हैं, है ना, एकदम से पेस्ट तो नहीं बनाया लेकिन दल ली दालें, तो वो हो गई चूर्णिका कहलाती है ना। तो वो भी भेद से ही उत्पन्न हुई। प्रतर होता है, कोई भी चीज़ है तो उसके जो है मतलब जैसे जो पटल होते हैं उसके फ्रैक्शन करते चले जाएं, या जैसे मतलब मेघ ही ले लो, है ना, तो वो तितर बितर हो गए, तो वो सब क्या कहलाएगा, प्रतर कहलाएगा। और अड़ुचटन होती है, जब लोहे को, गर्म लोहे पर जब कोई हथौड़ा मारा जाता है तो उससे जो स्फुलिंग निकलते हैं तो वो अड़ुचटन। ये भी सब भेद के रूप में, मतलब ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब पुद्गल की ही पर्याय होती हैं। तम माने अंधकार होता है, तो अंधकार भी एक पुद्गल की ही परिणति है। जो प्रकाश का विरोधी है वो अंधकार है, जिसमें हम प्रकाश के गुण नहीं देख पाते हैं वो अंधकार हो जाता है। और
छाया होती है, छाया दो प्रकार की होती है। एक तो वर्ण विकार रूप छाया, है ना, जैसे कि हमारे जो फोटो वगैरह बनते हैं तो हमारा कलर कुछ होता है, फोटो में कलर कुछ और आ जाता है। तो ये सब जो है, जो हम शीशा देखते हैं, ये प्रतिबिंबात्मक छाया कहलाती है। पानी में जो अपना छाया पड़ती है प्रतिबिंबात्मक होती है। तो ये छाया भी जो है क्या है, पौद्गलिक है। और फिर आतप और उद्योत। तो आतप तो जो सूर्य के प्रकाश में होता है वो आतप कहलाता है, और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, जुगनू वगैरह का जो प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं। आतप जो होता है वो आंखों को चुभता है, और जो उद्योत होता है वो आंखों को अच्छा लगता है। तो ये आतप और उद्योत कहलाता है। ये आतप नाम कर्म के भी जीव होते हैं, जिसके कारण से सूर्य की और विमानों की जो आउटर सरफेस है उसमें यह आतप नाम कर्म वाले जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो उसके कारण से उन जीवों के शरीर ही इस रूप में बनते हैं कि उसका आतप यहाँ तक आता है। और उद्योत भी नाम कर्म के कारण से उस शरीर को प्राप्त करता है जिसमें कि इस तरीके की चमक होती है। जुगनू वगैरह भी होते हैं चमकते हुए, सब उद्योत नाम कर्म के कारण से होते हैं। तो ये सब पुद्गलों में होने वाली चीजें हैं। आतपोद्योत वंतश्च। वंत का मतलब हो गया, ये एक संस्कृत का मतु प्रत्यय कहलाता है कि ये सब चीजें उसी रूप हैं, मतलब पुद्गल रूप ही हैं, है ना। तो इन सब चीजों को पुद्गल रूप जानना माने जितना भी हम पुद्गल के साथ में कोई भी तरह का कार्य करते हैं वो इन 10 प्रकार की चीजों में ही घटित हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो 4 प्रकार के गुण और 10 प्रकार की पर्याय, ये पुद्गल का अपना खेल है, और इसी खेल का नाम ये दुनिया का खेल है ना। तो इस खेल को हम समझें और पुद्गल से अपने आप को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें, तो फिर इस खेल का भी कुछ आनंद आएगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए